हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है मशीन लर्निंग। ये सब्जेक्ट आता है आरजीपी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के 6th सेमेस्टर में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 1 और ये पूरी प्लेलिस्ट डेडिकेटेड रहने वाली है हमारे आरजीपी सिस्टम आरजीपी यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर सिस्टम लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन। देखो मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सबसेट होता है जो सिस्टम को ये एबिलिटी देता है कि वो डेटा के पैटर्न्स को लर्न करके अपने आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज कर सके विदाउट बीइंग एक्सप्रेसिवली प्रोग्राम्ड फॉर ईच टास्क। देखो मशीन लर्निंग की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमें अलग अलग काम के लिए इसे स्पेसिफिकली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग रूल्स मैनुअली वी लेट द मशीन डिस्कवर रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल। देखो मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से कुछ इस तरह से अलग होती है कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम अपने आउटपुट के लिए कुछ रूल्स लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में हमें वो रूल और इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू मशीन को ये उनके पैटर्न्स को लर्न करने की एबिलिटी प्रदान करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रूल्स और अपने इंस्ट्रक्शन खुद से जनरेट करती है और उसके बाद वो अपने सवालों के जवाब देती है, डिसीजन मेकिंग करती है, कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करती है। थिंक ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज डॉग्स, यू डोंट राइट रूल्स, यू शो 100 ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो इसको आप बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हो कि आप किसी बच्चे को डॉग्स को पहचानना सिखाना है तो आप क्या कर सकते हो। पहला तो ये कि आप उसे कुछ रूल्स सिखा दो, कुछ इंस्ट्रक्शन सिखा दो कि यदि तो ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहे हैं तो वो एक डॉग है। या फिर आप क्या करो, जैसा कि आप जनरली करते हो, उसे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाओ, उसे आप खूब सारे डॉग्स दिखाओ, उन्हें बताओ कि ये डॉग्स हैं। इससे बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि किस तरह के प्राणी को डॉग कहा जाता है। आर्थर सैमुअल ने 1959 में मशीन लर्निंग की एक अच्छी डेफिनेशन दी थी। वो कुछ इस तरह से थी कि machine learning is the field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. The machine improve its performance on task through experience. देखो उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि मशीन लर्निंग जो है वो एक ऐसी स्टडी है जो कि कंप्यूटर को विदाउट अलग अलग काम के लिए प्रोग्राम मैनुअली प्रोग्राम करने की जगह उसे खुद से वो सारे काम सीखने की एबिलिटी देती है। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है, जो मैकेनिज्म होता है, वो बढ़ते हुए एक्सपीरियंस और बढ़ते हुए टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता रहता है। तो अब तुम इस फ्लो चार्ट के जरिए समझो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोग्राम को डेटा देते हो, उसके लिए हैंड कोडिंग करते हो, रूल्स लिखते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग में कुछ और होता है। मशीन लर्निंग में आप उसे डेटा देते हो, उस डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसे आंसर्स देते हो और वो मशीन लर्निंग मॉडल खुद अपने रूल्स जनरेट करता है कि किस तरह से ये डेटा इन आंसर्स के साथ मैच हो रहा है। फिर उन जो जनरेट किए हुए रूल्स है उनके बेसिस पे वो मॉडल आगे जाके एज अ फंक्शन काम करता है, जिसपे इनपुट देने से आपका कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। तो चलिए, मशीन लर्निंग काम करती है पूरी तरह से डेटा पे। तो अब आखिर ये डेटा क्या होता है? सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज द रॉ अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स और ऑब्जर्वेशंस दैट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो डेटा क्या है? डेटा किसी भी तरह का एक रॉ और अनप्रोसेस्ड कलेक्शन होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ये कलेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। वो फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर किसी भी तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। लेकिन डेटा की एक खासियत ये होती है कि इट हैव नॉट इनहेरेंट मीनिंग ऑन देयर ओन। तो ये डेटा किसी भी तरह की मीनिंग अपने आप इंडिविजुअली कैरी करके नहीं चलता है। डेटा इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मशीन लर्निंग। विदाउट डेटा लर्निंग कैन नॉट हैपन। तो डेटा जो है वो आपके मशीन लर्निंग का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ना केवल मशीन लर्निंग और उससे जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, है ना, इन सभी टेक्नोलॉजीज का जो कोर है वो आता है डेटा के साथ। थिंक ऑफ डेटा एज रॉ इंग्रेडिएंट्स बिफोर कुकिंग, मीनिंगलेस अंटिल इट्स प्रोसेस्ड। तो देखो आप इस एनालॉजी का यूज कर सकते हो अपने डेटा को समझने के लिए कि बिफोर कुकिंग आपके पास जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके किचन में, जैसे मसाले हैं, सब्जियां हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें डेटा हैं। इनका अलग अलग इंडिविजुअली कोई भी यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये एज अ डेटा ये कोई भी मीनिंग कैरी नहीं करते जब तक इन्हें प्रोसेस नहीं किया जाता या फिर जब तक इनकी कुकिंग नहीं की जाती है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स,
symbol, measurements, or observation that by themselves carry no direct meaning. Data can be in any form, numbers, text, images, audio, video, and must be processed and contextualized to be become useful. तो देखो, डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, सोशल मीडिया में फैले हुए इमेजेस, ऑडियो और वीडियो हो सकते हैं। और डेटा को हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, डेटा को हमें एक मीनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है जब हम इनका अपनी मशीन लर्निंग और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज़ करते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर डेटा के कितने टाइप होते हैं? तो देखो, पहला जो टाइप है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। वो किसी भी तरह का डेटा जो कि एक स्ट्रक्चर्ड में हो, चाहे वो टेबुलर स्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो। आपका डेटाबेसेस हो गए, टेबल्स हो गए, सीएसवी फाइल्स हो गई, इस तरह के डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और दूसरी तरफ वो डेटा जो कि किसी भी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे फैले हुए इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, टेक्स्ट हैं या वीडियो फाइल्स हैं। इस तरह के डेटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच के कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि जेसॉन फाइल्स हो गई, एक्सएमएल फाइल हो गई, एचटीएमएल फाइल्स हो गई या ईमेल्स हो गए। इस तरह की फाइल ना तो स्ट्रक्चर्ड में आती है ना अनस्ट्रक्चर्ड में आती है, इन्हें हम सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल्स बोलते हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। उसके बाद दो तरह के डेटा और होते हैं, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो जहाँ कहीं भी नंबर्स आ जाते हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि एज, सैलरी, टेम्परेचर, इस तरह के डेटा को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और जहाँ भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि जेंडर है, मेल है या फीमेल है, किस टाइप पे हैं, कलर के हो गए, जहाँ पे आप कैटेगरीज आ जाती है, वहाँ पे इस तरह के डेटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसे हम 5Ds और बिग डेटा के नाम से जानते हैं। वो है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब है वो मैसिव अमाउंट जिसमें आपका डेटा जनरेट हो रहा है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वेलोसिटी का मतलब ये है कि किस स्पीड से वो डेटा जनरेट हो रहा है, उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। वैरायटी का मतलब है आपकी डेटा के अलग अलग फॉर्म और अलग अलग टाइप जो हम भी पढ़ के आए हैं। वेरासिटी का मतलब है कि आपके डेटा की एक्यूरेसी और उसका ट्रस्टवर्दीनेस क्या है। वैल्यू का मतलब है कि जब आप उस डेटा को प्रोसेस कर दोगे, जब आप उस अनऑर्गेनाइज्ड रॉ कलेक्शन को आप ऑर्गेनाइज्ड कर दोगे, उसके बाद उसकी यूजफुलनेस क्या होती है, इसे हम वैल्यू कहते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, organized, structured and given context so that it becomes meaningful and useful for decision making. इंफॉर्मेशन वही है कि अगर आपने अपने डेटा को प्रोसेस्ड कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, उसे एक स्ट्रक्चर प्रदान कर दिया, उसे एक मीनिंग प्रोवाइड कर दी जो कि आपकी मशीन लर्निंग के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल है, तो उस तरह के ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आंसर्स क्वेश्चन लाइक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो देखो, इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंग प्रोवाइड करता है और इसी कारण से आप उस मीनिंग या आप इंफॉर्मेशन से मिलने वाले स्टेटमेंट पे कुछ सवाल अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कौन, कहाँ, कैसे। इट हैज़ पर्पस एंड रेलेवेंस। मीनिंग इंफॉर्मेशन का हमेशा एक पर्पस होता है और इंफॉर्मेशन हमेशा किसी न किसी सिचुएशन में रेलेवेंट होती है। थिंक ऑफ इट एज अ कुक्ड मील फ्रॉम द रॉ इंग्रेडिएंट। तो जिस तरह से हमने डेटा को समझा था कि डेटा हमारा अलग अलग किचन में होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मसाला, सब्जी, है ना, नमक, शक्कर, उसी तरह से इंफॉर्मेशन उन सही तरह के रॉ इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया गया एक डिश की तरह है। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस्ड डेटा है जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो कुछ ना कुछ मीनिंग प्रोवाइड करती है ना। इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेटा प्लस कंटेक्स्ट प्लस मीनिंग। तो इंफॉर्मेशन में यदि आप डेटा के साथ उसके कंटेक्स्ट और मीनिंग को कंबाइन कर देते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ एक और टॉपिक आता है जो है हमारा DIKW पिरामिड। इसके सबसे बेस पे होता है आपका डेटा, जो कि रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिसके पास खुद की कोई मीनिंग नहीं होती। डेटा से आगे बढ़ के जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें एक मीनिंग प्रोवाइड करती है। इस इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करके यदि कुछ इंसाइट्स निकालते हैं तो हमारे पास नॉलेज आती है, और जब हम उन नॉलेज के ऊपर बेस्ड कुछ प्रिंसिपल, कुछ एथिक्स और कुछ जजमेंट बनाते हैं तो उसे हम विजडम कहते हैं, और ये पूरा पिरामिड कहलाता है DIKW पिरामिड।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये और डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच डिफरेंस का एक टेबल है। तो डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो डेटा जो होती है वो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन है, एक रॉ कलेक्शन है। वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होती है जो कि कहीं ना कहीं एक मीनिंग और एक कंटेक्स्ट कैरी करती है। नेचर की बात करूं तो जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, स्कैटर्ड होता है और रैंडम होता है। वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन पर्पसफुल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। मीनिंग की यदि मैं बात करूं तो डेटा किसी भी तरह की मीनिंग को अपने ऊपर कैरी करके नहीं चलता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा एक मीनिंग कैरी करके चलती है। डेटा किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डेटा इंडिपेंडेंट होता है। वहीं जो इंफॉर्मेशन होती है वो उस डेटा पे डिपेंडेंट होती है जहां से वो इंफॉर्मेशन डिराइव्ड हो रही है। प्रोसेसिंग की मैं बात करूं तो प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डेटा हमारा इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन हमारी आउटपुट होती है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो 37, 42 इस तरह के जो नंबर की लिस्ट है वो एक डेटा है। वहीं यदि मैं उस लिस्ट को एक मीनिंग प्रोवाइड कर दूं या एक इंसाइट प्रोवाइड कर दूं, जैसे कि एवरेज एज ऑफ कस्टमर इज 38.-ईयर्स, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि ये एक मीनिंग बताती है। इस पे आप कुछ सवाल अप्लाई कर सकते हो। एमएल कंटेस्ट की बात करूं तो एक डेटा सेट के अंदर जो आपकी रॉ डेटा सेट रोज हैं वो आपका डेटा कहलाती हैं। वहीं उनसे मिलने वाले जो प्रिडिक्शन है, जो इनसाइट्स हैं और जो मॉडल आउटपुट्स हैं वो आपका इंफॉर्मेशन होते हैं। यूजफुलनेस की मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा का आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन का आप डायरेक्टली यूज करते हो। डेटा जो होती है वो बिट्स और बाइट्स में मेजर की जाती है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी क्वालिटी और रेलेवेंस के हिसाब से मेजर होती है। एनालॉजी की बात करूं तो किचन के अंदर जो आपके रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो आपका डेटा है और जो आप कुकिंग के बाद आपके पास डिश हाथ में आ रही है वो आपकी इंफॉर्मेशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं डेटा के कुछ और टैब्स के बारे में, जो है लेबल डेटा और अनलेबल डेटा। So one of the most important distinctions in ML is whether your training data has labels or not। तो ML के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है डेटा के अलग अलग टैब्स के बीच में वो ये होता है कि डेटा एक लेबल कैरी करके चलता है या नहीं चलता है। तो लेबल क्या होता है, देखो डेटा के अंदर यदि मैं उस डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो आपका लेबल कहलाता है। जैसे कि एक इमेजिनेशन करते हैं, यदि मैं आपको बहुत सारी इमेजेस का डेटा देता हूँ तो यदि मैंने उस हर एक इमेज पे एक लेबल लगा के रखा है कि एक डॉग इमेज के साथ मैंने लिखा हुआ है डॉग, कैट की इमेज लिखा हुआ के नीचे लिखा हुआ है मैंने कैट, तो आप उस इमेज को देख के और उस लेबल को देख के आप समझ सकते हो कि ये जो इमेज है वो एक डॉग की इमेज है। वहीं तरफ एक ऐसा डेटा जहां पे मैंने केवल वो डेटा दे के रखा है, इमेजेस दे के रखी हैं लेकिन उनका लेबल नहीं है, तो इस तरह का डेटा कहलाता है अनलेबल डेटा। ठीक है। तो ये देखो इस एग्जांपल के थ्रू समझो, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज की एज और सैलरी का डेटा दिया हुआ है। जैसे कि एज है 25, सैलरी है 50,000। यहाँ पे इसके साथ एक लेबल रखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये जो है इसमें हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा तो है बट ये लेबल नहीं लगा हुआ है कि किसे हमें हायर करना है या किसे नहीं करना है। तो मॉडल इसका स्टडी करके खुद से ही एक तय करेगा कि हमें किस तरह के इसको करना है या किस तरह के एम्प्लॉय को हायर नहीं करना है। लेकिन यही तरफ डेटा इस लेबल की भी स्टडी करेगा और ज्यादा अच्छे से समझेगा कि हमें किस तरह के एम्प्लॉय को हायर करना है या किस तरह के एम्प्लॉय को हायर नहीं करना है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा में। तो अब आखिर लेबल और अनलेबल्ड डेटा के बीच का एक डिफरेंस देख लेते हैं। डेटा जो होता है वो हमेशा डेटा और आउटपुट के पेयर में रहता है, एक्स और वाई के पेयर में रहता है, किसके अंदर, लेबल डेटा के अंदर। वहीं अनलेबल डेटा में आपके पास केवल इनपुट फीचर्स होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इस तरह के ईमेल का कलेक्शन जिनके साथ स्पैम या नॉट स्पैम का टैग जुड़ा हुआ हो वो कहलाता है आपका लेबल डेटा। वहीं इस तरह के ईमेल्स का कलेक्शन जहां पे केवल ईमेल दिए हुए हैं, उनके साथ स्पैम या नॉट स्पैम का टैग नहीं लगा हुआ है, उस तरह का डेटा है अनलेबल डेटा। कॉस्ट की बात करूं तो लेबल डेटा जो है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ह्यूमन एक्सपर्ट की जरूरत होती है या फिर एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत होती है जो आपके डेटा को लेबल कर सके। वहीं अनलेबल डेटा बहुत ही चीप और अबेंडेंट होता है और इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। अवेलेबिलिटी, तो ये अवेलेबिलिटी लेबल डेटा की कम होती है, अनलेबल डेटा की बहुत ज़्यादा होती है। लेबल डेटा जो होता है वो मशीन लर्निंग के अंदर एक खास तरह की लर्निंग में काम आता है जिसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं, और अनलेबल डेटा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर यूज में आता है। वो एल्गोरिथम जो लेबल डेटा के अंदर ऊपर बेस्ड है वो कुछ इस तरह से है: सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क्स और रिग्रेशन। वहीं अनलेबल डेटा के मींस क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ऑटो एनकोडर्स और डीबी स्कैन में काम आती है।
तो चलो अब देखते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तो द फंडामेंटल पैराडिग्म शिफ्ट बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग इज हाउ द कंप्यूटर गेट्स इट्स इंस्ट्रक्शन। तो देखो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के अंदर, वो ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो इंस्ट्रक्शन को किस तरह से रिसीव करता है। इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अ ह्यूमन एक्सप्लिसिटली कोड्स एवरी रूल। इन एमएल द कंप्यूटर डिस्कवर्स द रूल इटसेल्फ फ्रॉम डेटा एंड एग्जांपल। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जो इंजीनियर होता है उसको हर चीज़ के लिए कोड एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, जबकि जो आपके मशीन लर्निंग होती है उसके अंदर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो आपका प्रोग्राम होता है, वो खुद ब खुद सारे रूल्स को डिस्कवर करता है डेटा और एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये है द पैराडिग्म रिवर्सल का एक फ्लो चार्ट। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, आपके पास डेटा होता था, आप उनके रूल्स को खुद से लिखते थे, उसके बाद एक आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते थे जो आपको आउटपुट देता था। मशीन लर्निंग में चीज़ें कुछ इस तरह से चेंज हो गई कि आपके पास डेटा है, उसको आप आंसर दे देते हो, फिर उन आंसर के पे वो एक एमएल एल्गोरिदम अप्लाई करता है जो कि आपको रूल्स और फंक्शन जनरेट करके देता है आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए। तो ये है हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बीच डिफरेंस का एक टेबल। रूल क्रिएशन किस तरह से होता है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामर जो है वो मैनुअली सारे कोड को लिखता है, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर मशीन ऑटोमेटिकली डेटा के थ्रू रूल्स को लर्न करती है ना। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर जो इनपुट होता है वो होता है हमारा डेटा और हमारा खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन रूल जो कि आउटपुट देता है। वहीं मशीन लर्निंग में हम उसका डेटा और उसका एक एक्सपेक्टेड आउटपुट देते हैं जिसके थ्रू वो रूल्स जनरेट करता है। अडेप्टेबिलिटी की बात करूँ तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, जबकि मशीन लर्निंग में अडेप्टेबिलिटी होती है। एक्सपर्टाइज नीड में आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक प्रोग्राम के लिए आपको एक डोमेन एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। देखिए मशीन लर्निंग के अंदर आपको बस सफिशिएंट मात्रा में डेटा चाहिए होता है और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए होता है। स्केलेबिलिटी की बात करूँ तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स और हाई डायमेंशनल टास्क के लिए स्केलेबल नहीं होती है। वहीं मशीन लर्निंग हाई डायमेंशनल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छे से मतलब हैंडल कर सकती है, क्योंकि आपका डेटा जितना बड़ा और जितनी अच्छी मात्रा में होता है आपका मॉडल उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। एरर हैंडलिंग की बात करूँ तो एरर हैंडलिंग के टाइम पर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कुछ फेलर्स आ जाते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग अनसीन केसेस में भी अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है, अच्छी तरीके से एरर हैंडलिंग कर सकता है। यूज केस की यदि मैं बात करूँ तो वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम होती हैं, जो स्टेबल प्रॉब्लम होती है जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, कैलकुलेशन, उस तरह की प्रॉब्लम्स में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अच्छे से सुटेबल होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है और वहाँ मशीन लर्निंग बेटर वर्क करती है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो टेक्स्ट कैलकुलेटर या सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। वहीं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पैम डिटेक्शन सिस्टम और जो चैटबॉट्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी, वो आपका मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो चलो अब देखते हैं स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आरजीबीवी सेमेस्टर के अंदर आपके पहले सवाल में ही आ जाता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग। तो द स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग हैज ग्रोन एक्सक्लूसिवली, इट नॉट टचेस ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री एंड डोमेन। एमएल इज एप्लीकेबल वेरेवर दिस इज डेटा टू लर्न फ्रॉम अ टास्क एंड दैट इज टू कॉम्प्लेक्स टू हैंड को। तो देखो मशीन लर्निंग जो है वो मतलब कुछ बीते हुए समय में बहुत ही फास्ट ग्रो हुई है और ये लगभग हर इंडस्ट्री और हर डोमेन में यूज़ की जा रही है। एमएल आपका सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल वहाँ होता है जहाँ पे आपका जो टास्क होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हैंड कोड करना मुश्किल होता है और वहाँ पे आपको डेटा की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं इंसाइट निकालने के लिए। तो द स्कोप स्पैन्स फ्रॉम हेल्थ केयर टू एंटरटेनमेंट। तो देखो आप समझ सकते हो कि एमएल आज की हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी हो गया है कि हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जगह पे आपका एमएल यूज हो जा रहा है। तो ये है कुछ एमएल के इंपॉर्टेंट स्कोप। पहला है हेल्थ केयर। तो देखो डिसीज की डायग्नोसिस के टाइम पे, ड्रग डिस्कवरी के टाइम पे हेल्थ केयर के अंदर आपकी मशीन लर्निंग यूज होती है। फाइनेंस में आपका स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने में और फ्रॉड डिटेक्शन में आपकी मशीन लर्निंग यूज होती है। कंप्यूटर विजन के अंदर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर भी मशीन लर्निंग यूज हो रही है ना। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन जैसी जो बहुत बड़े इंटरटेनिंग और ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके अंदर रिकमेंडेशन इंजन के रूप में भी मशीन लर्निंग वर्क कर रही है। ऑटोमेशन की मैं बात करूं तो यदि आप रोबोटिक्स की तरफ देखते हो, है ना, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की तरफ देखते हो, तो इस तरह के ऑटोमेशन में भी मशीन लर्निंग वर्क कर रही है। वहीं हमारा एनएलपी जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जैसे गूगल ट्रांसलेशन है ना, चैट जीपीटी है, उन सब के कोड में भी आपकी मशीन लर्निंग ही वर्क कर रही है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कोप आपके मशीन लर्निंग के। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपकी एमएल सॉल्व करती है, वो है क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आपको अलग अलग कैटेगरीज के बीच में क्लासिफिकेशन करना रहता है। जैसे कि आपका जो पेशेंट है वो हेल्दी है या डिसीज्ड है, आपकी इमेज कैट की है या डॉग की है, आपके जो ईमेल है वो स्पैम ईमेल है या नॉट स्पैम ईमेल है। दूसरा टास्क है रिग्रेशन टास्क, जिसमें आपका कंटिन्यूअस न्यूमेरिक आउटपुट जनरेट होता है, जैसे कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया,
वेदर फोरकास्टिंग या टेम्परेचर फोरकास्टिंग और स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, क्लस्टरिंग की मैं बात करूँ, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन होता है जो ई कॉमर्स में यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स की ग्रुपिंग है, अनोमली डिटेक्शन है, इस तरह के क्लस्टरिंग बेस्ड टास्क में भी आपकी एमएल वर्क करती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में आपको बता ही चुका हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे कि गेम प्लेइंग हो गई है ना, रोबोटिक्स हो गई, रिसोर्स शेड्यूलिंग हो गई, इस तरह की लर्निंग में भी आपका एमएल अप्लाई हो रहा है। और जो आप आज की डेट में सबसे ज़्यादा सुन रहे हो, सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हो, जनरेटिव एआई, जैसे कि जेमिनाई के थ्रू या नैनो बनाना के थ्रू आपका इमेज जनरेशन में, चैट जनरेशन में, या फिर म्यूजिक कंपोजिशन में, ऑडियो जनरेशन में, इस तरह के जनरेटिव एआई के टास्क में भी आपकी मशीन लर्निंग काम आती है। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के अंदर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल मशीन और एक अडेप्टिव मशीन के बीच का डिफरेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का। तो क्लासिकल मशीन का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उन्हें हम क्लासिकल मशीन बोलते हैं, और मशीन लर्निंग के थ्रू हम जिस तरह के एमएल मॉडल को डिज़ाइन करते हैं उनको हम अडेप्टिव मशीन बोलते हैं। अ क्लासिकल मशीन traditional computer program follows fixed pre-program instruction. It does exactly what is told, nothing more. तो देखो, जो क्लासिकल मशीन होती है वो एक प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और फिक्स्ड रूल्स पे काम करती है, जो एग्जैक्ट वही काम करती है जो उसे कहा जाता है। कुछ भी नई चीज़ को अडेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। वहीं जो आपकी एक अडेप्टिव मशीन होती है वो डेटा से कहीं ना कहीं नए तरीके से लर्न करते रहती है और एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव होते रहती है। ठीक है, क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग के टाइम पे भी उसका डेटा देते हो। ठीक है, तो उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म काम करता है कि जब भी आप किसी को इनपुट देते हो या एग्जांपल देते हो तो वो इस इनपुट को स्टोर कर लेती है, मेमोराइज कर लेती है और फर्दर अपनी रीट्रेनिंग में उसको यूज़ करती है। इस तरीके से अडेप्टिव मशीन जो है वो कहीं कहीं कंटिन्यूअस इंप्रूव करते रहती है। वहीं जो आपकी क्लासिकल मशीन होती है उसकी ग्रोथ एक बार बनने के बाद में रुक जाती है। तो क्लासिकल मशीन और अडेप्टिव मशीन के बीच का कोर डिफरेंस क्या होता है? तो पहली बात तो ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, क्लासिकल मशीन में आप इनपुट देते हो, उस मशीन के कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं जिन पे वो आउटपुट बेस्ड करती है, आउटपुट जनरेट करती है। वहीं जो आपकी अडेप्टिव मशीन है वो डेटा और एक्सपीरियंस के साथ रूल्स को लर्न करते रहती है और समय के साथ उन रूल्स में कुछ चेंजेस करके अपने मॉडल को इम्प्रूव करते रहती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो जो ह्यूमन प्रोग्रामर होता है वो सारे रूल्स हैंड कोडेड होते हैं, है ना। यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो, मतलब जो आपकी मशीन होती है वो डेटा के थ्रू उनके हिडन पैटर्न्स को लर्न करके अपना रूल्स जनरेट करते रहती है। क्लासिकल मशीन एक नए डेटा पे लर्न नहीं कर सकती, जबकि एक अडेप्टिव मशीन नए तरह के डेटा के पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। जो क्लासिकल मशीन होती है वो सेम तरह के इनपुट पे हमेशा सेम आउटपुट देगी, जबकि जो अडेप्टिव मशीन है वो इम्प्रूव होते होते सेम तरह के डेटा पे भी अलग अलग तरह के आंसर आपको अलग अलग समय पे दे सकती है। ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होता है क्लासिकल मशीन का। वहीं जो अडेप्टिव मशीन का बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिस्टिक होता है, जो कि नए डेटा पे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते रहता है और अपने रूल्स को चेंज करते रहता है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट आ जाता है हमारा क्लासिकल मशीन और अडेप्टिव मशीन के बीच में। इंटेलिजेंस क्लासिकल मशीन में खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, जबकि अडेप्टिव मशीन में खुद की इंटेलिजेंस होती है। ये समय के साथ सीखता है और इंप्रूव होता रहता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपको क्लासिकल मशीन में आपको हर चीज़ एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करनी होती है, जबकि अडेप्टिव मशीन जो है वो खुद ना खुद डेटा के साथ चीज़ों को लर्न करती रहती है। डेटा हैंडलिंग की मैं बात करूँ तो ये इसमें क्लासिकल मशीन में प्री डिफाइंड रूल्स के थ्रू आपके डेटा प्रोसेस होता है, जबकि जो आपकी अडेप्टिव मशीन है उसके अंदर आप जो है डेटा के नए नए तरह के पैटर्न्स को डिस्कवर करते रहते हो। अडेप्टेबिलिटी की बात करूँ तो क्लासिकल मशीन के अंदर अडेप्टेबिलिटी 0 होती है, वहीं जो आपका अडेप्टिव मशीन होती है नाम से ही समझ में आता है हाईली अडेप्टिव होती है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी परफॉर्मेंस हमेशा स्टैटिक होती है, जबकि इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है। एरर हैंडलिंग की बात करूँ तो ये अनकोडेड सिनेरियो पे फेल हो जाती है, मतलब जिसके लिए क्लासिकल मशीन में खास तरह की कोडिंग ना की गई हो, उन तरह के केसेस पे आपकी क्लासिकल मशीन फेल हो जाती है, जबकि ये अनसीन केसेस को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है। कौन सी मशीन? आपकी अडेप्टिव मशीन। ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो क्लासिकल मशीन फुली ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि आपने ही सारा कोड लिखा है तो आपको सारा कोड पता होता है और सारा कोड दूसरे प्रोग्रामर के लिए भी रीडेबल होता है। बट जो अडेप्टिव मशीन होती है वो कहीं ना कहीं आप उसको डेटा दे देते हो, आउटपुट दे देते हो, वो खुद ही रूल जनरेट करके रखी रहती है, उसके रूल रीडेबल नहीं होते हैं और वो उस पर आउटपुट जनरेट करते रहती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते अडेप्टिव मशीन पर कि आपने यही आंसर क्यों दिया है या यही डिसीजन क्यों लिया है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एक्सेल फॉर्मूलाज, डेटाबेस की क्वेरीज आपका क्लासिकल मशीन का एग्जाम्पल है, जबकि चैट जीपीटी और रिकमेंडेशन सिस्टम है वो आपका अडेप्टिव मशीन की एग्जाम्पल है।
तो अब आते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएल। तो देखो, ऑटोमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क ऐसे टास्क जिसको ह्यूमन आसानी से मतलब सॉल्व नहीं कर पाता है और जहाँ पे हैंड कोडिंग बहुत ही मुश्किल होती है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन और इमेज क्लासिफिकेशन में मशीन लर्निंग बहुत अच्छा वर्क करती है। बड़े लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करने में, जैसे कि बिग डेटा हो गया, मशीन लर्निंग आपका काम करती है, जहाँ पे आपकी मैनुअल कोडिंग फेल हो जाती है। ठीक है, मशीन लर्निंग का एक और एडवांटेज ये है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है, ये हमेशा कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहता है। डेटा के अंदर हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मशीन लर्निंग बहुत अच्छी तरह से यूज करती है। अगला पॉइंट है हमारे पास वर्सेटैलिटी। ठीक है, एक ही तरह का फ्रेमवर्क आपका इमेजेस, टेक्स्ट और ऑडियो को जनरेट कर सकता है। जैसे कि डीप लर्निंग के अंदर ऐसी बहुत सी पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं जो एक सिंगल लाइब्रेरी बहुत कई तरह के डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो इसके अंदर एक वर्सेटैलिटी भी होती है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन एट स्केल। ठीक है, ये मिलियन ऑफ यूजर को साइमल्टेनियसली उनके यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है। ह्यूमन बायसनेस को मशीन लर्निंग कम करती है, जहाँ पे आपका डेटा फेयर होना चाहिए, है ना। ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग भी इसका एक एडवांटेजेस है। और नो एक्सप्लिसिट प्रोग्राम नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। तो आपको हर तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए अलग से प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। तो देखो, पहला तो एक डिसएडवांटेज है कि ये डेटा हंग्री होता है। आपको एक बहुत बड़ी क्वालिटी में एक अच्छी क्वालिटी का डेटा चाहिए होता है, अच्छी क्वांटिटी का डेटा चाहिए होता है, और इट्स बेटर कि आपके पास लेबल डेटा हो। दूसरी बात है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। देखो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मशीन लर्निंग के अंदर आपका कौन सा डिसीजन क्यों बना है ये आपको पता नहीं होता, इसलिए आप सवाल नहीं कर पाते हो कि आखिर ये ही आंसर हमारा मॉडल ने क्यों दिया। ठीक है, और कई बार ये फाइनेंस के सेक्टर में और हेल्थ केयर के सेक्टर में आपके लिए एक प्रॉब्लम भी बना सकता है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। देखो, जो बहुत बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया और जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, और इनसे छोटे स्तर के भी कुछ मॉडल हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इनको एक्सपेंसिव जीपीयूज़ की ज़रूरत होती है उनको ट्रेन करने के लिए, उनकी कोडिंग के लिए। ठीक है, और इनको एक एनर्जी रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाय सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो देखो, उस सिचुएशन में जब आपका डेटा सेट ही बायस्ड हो, आपका मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है। ओवरफिटिंग रिस्क। कई बार मॉडल डेटा के हिडन पैटर्न्स को सीखने की जगह उनको मेमोराइज कर लेता है, उनको पूरी तरह से रट लेता है, जिससे कि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है। ओवरफिटिंग को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक बच्चा है, ठीक है, आपने उसे टेबल याद करने को बोला, तो अब उसने टेबल के लॉजिक को समझने की जगह, मल्टीप्लिकेशन को समझने की जगह, यदि वो उसको केवल रट ले तो वो नए तरह के टेबल को कभी लिख ही नहीं पाएगा। यदि उसने 20 तक के टेबल को याद करके रखा है तो वो कभी 23 का टेबल लिख ही नहीं पाएगा जब तक उसको समझेगा नहीं। तो कई बार इसी तरह से आपका मॉडल भी क्या होता है, डेटा के पैटर्न को समझने की जगह उसे याद कर लेता है। इससे ये होता है कि जिस तरह का डेटा पे आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया है उस पर तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब एक नए तरह का डेटा एज अ क्वेश्चन उसको दिया जाता है तो वो उस पर फेल हो जाता है। अगला है हमारा डेटा प्राइवेसी का कंसर्न। देखो, आपने भी सुना होगा कि एक बार यदि आपका कोई डेटा एआई या चैट जीपीटी इन सब चीज़ों में चला गया, उसके बाद वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो डेटा प्राइवेसी का भी कंसर्न है। एडवर्सरियल अटैक्स है। ठीक है, कई बार आपका मॉडल जो है वो आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसे कि एक ऑटोमेशन के लिए बात करूँ तो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं। ठीक है, अब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बने हैं अमेरिका में और मैं उनका यूज़ करूँ जापान में। जापान के साइन बोर्ड्स को यदि वो परफेक्टली रीड नहीं कर पाया तो वो मॉडल वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण भी आपका मॉडल कंप्लीटली गलत हो जाता है। नो कॉसेशन। देखो, नो कॉसेशन की सिचुएशन कुछ इस तरह से है, आपने एमएल को एक डेटा दिया, ठीक है, अब जैसे कि आपने गर्मियों का डेटा दिया, तो गर्मियों में आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है और लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं, लोगों को लू के केसेस भी और डिहाइड्रेशन के केस भी बहुत आ रहे हैं। अब देखो, एक तरफ तो लू के केस आ रहे हैं, दूसरी तरफ आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, लेकिन आइसक्रीम की सेल बढ़ने के कारण लू लगना ये कहीं से भी हमारा कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे मॉडल को डिजाइन करते समय आती हैं, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। और रिक्वायर्स ऑन गोइंग मेंटेनेंस। जैसा कि मैंने बताया, अडेप्टिव मशीन कंटिन्यूसली इंप्रूव होते रहती है, इसके लिए आपको उसको कंटिन्यूस मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। अब आते हैं डिज़ाइन इशूज़ के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमेशा पहले या दूसरे सवाल में पूछा जाता है कि मशीन लर्निंग के अंदर डिज़ाइन इश्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि डिज़ाइन इशू क्या होता है। मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करते समय आपके पास उसको डिज़ाइनिंग के टाइम आपके पास जो बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं उन्हें ही हम डिज़ाइन इश्यूज़ बोलते हैं। तो डिज़ाइनिंग एन एमएल सिस्टम इन्वॉल्व्स मैनी क्रिटिकल डिसीजंस बियॉन्ड जस्ट चूजिंग एन एल्गोरिदम। दीज डिज़ाइन इश्यूज डिटरमाइन वेदर द सिस्टम विल वर्क वेल इन प्रैक्टिस। पुअर डिज़ाइन चॉइसेस लीड टू मॉडल्स दैट फेल डिस्पाइट हैविंग गुड एल्गोरिदम। तो देखो,
एमएल सिस्टम को बनाते समय आपको कुछ क्रिटिकल डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि केवल ये तय करने की जगह कि आप किस तरह के मॉडल और किस तरह के एल्गोरिथम पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये जो डिजाइन इश्यूज होते हैं वो आप कहीं ना कहीं सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और बहुत अच्छा मॉडल या बहुत अच्छी एल्गोरिथम चूज करने के बाद भी यदि आप इस तरह के डिजाइन इश्यूज पे परफेक्टली ध्यान नहीं देते हो तो आपका मॉडल आगे जाके फेल हो जाता है। तो क्या है ये बड़े बड़े डिजाइन इश्यूज? तो ये 9 बड़े बड़े कोर चैलेंजेस हैं जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल के सामने आते हैं। सबसे पहला है टास्क डेफिनेशन, कि आपका उस मॉडल को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात डेटा कलेक्शन, कि आप कितना डेटा ले रहे हो, कहाँ से डेटा ले रहे हो, किस क्वालिटी का डेटा ले रहे हो, किस क्वांटिटी का डेटा ले रहे हो, वो डेटा लेबल्ड होगा या नहीं होगा। अब आपका जो टास्क है उस टास्क से आपका डेटा कितना मैच हो रहा है, इस तरह के आपके पास चैलेंजेस रहते हैं। उसके बाद फीचर सिलेक्शन, देखो आपको एक बहुत बड़ा डेटा सेट दे दिया जाता है, लेकिन उस डेटा सेट की सारी इंफॉर्मेशन आपके मॉडल के लिए रेलेवेंट नहीं होती है, और कई बार अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की वजह से आपके मॉडल की परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है। तो उन डेटा सेट्स के अंदर आपको किस किस तरह के फीचर्स का सिलेक्शन करना है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। मॉडल सिलेक्शन, कि आप किस तरह का मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे। मशीन लर्निंग के अंदर कई तरह के मॉडल, कई तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, उनका सिलेक्शन। आपकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो देखो, फीचर सिलेक्शन के अलावा भी आपको अपने डेटा सेट और आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी में कई सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि बैच साइज क्या होगा। ठीक है, अपने डेटा सेट को आप किस तरह से स्प्लिट करके ट्रेन करने वाले हो, किस किस साइज का डेटा देने वाले हो, कितने बार आप उसको प्रोपगेशन करवाने वाले हो। ठीक उसी तरह डीप लर्निंग के अंदर भी मशीन आप उसी तरह से वर्क करते हो, जैसे कि एक किताब है, उस किताब को आपको अच्छे से स्टडी करना है, तो हो सकता है आप इस किताब को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो। उसी तरह हमारे मशीन लर्निंग के अंदर भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन का एक लूप चलता है, जिसे आप एपॉक बोलते हैं। तो आपको कितने एपॉक रखने हैं, यानी कि आपको अपने मॉडल को कितने बार उस डेटा सेट को गुजारना है अपने मॉडल में से। इस तरह की चीज़ें हैं। लर्निंग रेट क्या रहेगा, स्प्लिटिंग क्या रहेगी, इस तरह की स्ट्रेटजी आपको मतलब हैंडल करनी होती है। ठीक है, ओवर फिटिंग कंट्रोल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। एवेल्युएशन मैट्रिक, तो देखो एवेल्युएशन मैट्रिक का मतलब वो होता है आफ्टर मॉडल बनने के बाद उसकी एक्यूरेसी को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, क्योंकि अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग मॉडल के लिए एक्यूरेसी मैट्रिक अलग अलग होती हैं। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक का आपको क्या मतलब सोचते हो, इवैल्यूएशन मैट्रिक के बारे में, किस तरह की मैट्रिक्स का यूज करते हो, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। इंटरप्रेटेबिलिटी, देखो मॉडल को बनाते समय हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉडल को बनने के बाद आपके पास वो रूल्स या इंस्ट्रक्शन आपके पास नहीं होते हैं जिस पे वो मॉडल वर्क कर रहा होता है। तो आपको अपने मॉडल को बनाते वक्त इस तरह से काम करना होता है कि आप ये खुद भी समझ पाओ और ये दूसरे क्लाइंट को भी समझा पाओ कि आपका ये मॉडल के पीछे का जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। दूसरी बात होता है आपका डिप्लॉयमेंट, मॉडल को बनने के बाद उसको डिप्लॉय करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, रीट्रेनिंग, उसकी स्केलेबिलिटी, लेटेंसी क्या रहेगी, ये है ना, डिले क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों को भी हैंडल करना आपके पास एक बड़ा डिसीजन इश्यूज होता है। तो ये थे वो 9 कोर चैलेंजेस जो हमारे एमएल के अंदर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन डिजाइन इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। देखो पहला तो है ट्रेनिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन, कि ठीक है आप मतलब अपने जो इनपुट रोज हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद किस तरह के वो अलग अलग तरह के इनपुट आपके मॉडल को अफेक्ट करते हैं, उस तरह से आप कैसे उनकी हैंडलिंग करते हो। टारगेट फंक्शन सिलेक्शन, ठीक है, तो व्हाट फंक्शन शुड द एमएल सिस्टम अप्रोक्सीमेट, तो किस तरह के फंक्शन का आपको अपने एमएल सिस्टम के अंदर यूज़ करना है जो आपके टास्क और मॉडल के हिसाब से परफेक्टली सूटेबल होगा। ठीक है, लर्निंग एल्गोरिथम आपको कौन सी चूज़ करनी है। हाइपोथेसिस स्पेस होता है, ठीक है, कि व्हाट फैमिलीज ऑफ फंक्शन आर वी सर्चिंग थ्रू, तो किस तरह के फंक्शन, किस तरह के एल्गोरिथम्स पे आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और डेटा सेट से जुड़ी हुई सारी जो चीज़ें होती हैं, यदि डेटा सेट बहुत स्मॉल है तो अंडर फिटिंग हो सकती है, बहुत लार्ज है तो ओवर फिटिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। लर्निंग स्पीड और एक्यूरेसी, इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है। रोबस्टनेस, फेयरनेस एंड बायस, जैसे कि आपका जो मॉडल है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो आपका फेयर होना चाहिए, वो हमेशा फेयर डिसीजन करना चाहिए। ह्यूमन की तरह वो अपने इमोशन या फिर किसी और रीजन से बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रॉबस्टनेस से मेरा मतलब यह है कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो नॉइसी डेटा को किस तरह से हैंडल करता है या फिर अनक्लीन डेटा को किस तरह से हैंडल करता है, ये उसकी रॉबस्टनेस कहलाती है। तो ये इस एक फैक्टर का भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मशीन लर्निंग के कुछ अगले टॉपिक्स के बारे में। तो अभी हमने जान लिया डेटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, और मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के बीच में अंतर क्या होता है।
अब हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की होती है। तो देखो, मशीन लर्निंग होती है बेसिकली 3 टाइप की। पहली है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जो लेबल ट्रेनिंग डेटा पे वर्क करती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है जो अनलेबल डेटा पे काम करती है। यहाँ पे हमारे पास दो मेन टाइप्स आते हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशन रिडक्शन। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो होती है जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट के थ्रू लर्निंग पे फोकस्ड होती है। हमारे सिलेबस में केवल सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दी हुई है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं अब मशीन लर्निंग के बारे में। लेकिन उसके पहले डेटा से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो हमें सीखना जरूरी है और जो हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। उनमें से सबसे पहले आता है डेटा विजुअलाइजेशन। देखो, एमएल प्रोजेक्ट के अंदर आप किस तरह के डेटा सेट पे काम कर रहे हो उसे समझने के लिए आपको अपने डेटा को विजुअलाइज करने की ज़रूरत होती है, जिससे आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओ कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, डेटा के अलग अलग इनपुट्स के बीच में कोरिलेशन किस तरह का है और आपके डेटा के बीच में पैटर्न्स किस तरह का है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आप जो अंडरस्टैंड करते हो उसके बाद अपने डेटा सेट के अंदर कुछ चेंजेस कर पाते हो जो आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए एसेंशियल होता है। तो ये हैं कुछ कॉमन एमएल विजुअलाइजेशन, जैसे कि हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट के अंदर आके जो बहुत अलग अलग डेटा पॉइंट्स है वो अलग अलग बिंदुओं में ऐसे बटे हुए रहते हैं जिनके बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो। बॉक्स प्लॉट जो होता है वो आपके डेटा सेट के अंदर के वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू आप आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हो। हीट मैप जो होता है वो कहीं ना कहीं कोरिलेशन को फाउंड करने में आपका वर्क करता है। और हिस्टोग्राम के थ्रू आप अपने डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के जो शेप्स हैं उनकी स्टडी कर पाते हो। तो देखो, पाइथन के अंदर, पाइथन और आर में ही हम अपनी मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग पे वर्क करते हैं। तो पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ प्री बिल्ट लाइब्रेरीज हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन के यूज में आती हैं। पहली है मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली और पांडास प्लॉट। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि डेटा विजुअलाइजेशन में यूज आती जाती है। और डेटा विजुअलाइजेशन हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए मशीन लर्निंग का लगभग 70 to 80% ऑफ काम होता है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं, उनकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उस डेटा को क्लिक करते हैं और अपने मॉडल पे वर्क करने के लिए उसको एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये था हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के बाद आता है आपका हाइपोथेसिस, फंक्शन एंड टेस्टिंग। तो देखो, हाइपोथेसिस फंक्शन को हम थोड़ा भी साइड में रखते हैं क्योंकि जब तक मैं आपको एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं बताऊंगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगला टॉपिक है हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रूशियल। मैनी एल्गोरिथम्स अज्यूम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस। रियल डेटा रेयरली फॉलोज अ परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सो नोइंग व्हाट योर डेटा लुक लाइक गेट्स परफेक्ट प्रोसेसिंग चॉइसेस। तो देखो, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। हमने अपने डेटा को विजुअलाइज किया था अभी। डेटा को विजुअलाइज करने के बाद जब हम ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो डेटा है उसके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन, मॉड है ना, और क्या होता है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें अपने डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करनी होती है कि हमारा डेटा के अंदर वेरिएंस कैसा है और ग्राफ पे प्लॉट करने में किस तरह के इनसाइट्स हमको मिल रही हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ कॉमन तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मशीन लर्निंग पे यूज में आते हैं। पहला है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एक नॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो एक बेल की तरह होता है। हाँ, बेल मतलब घंटे की तरह होता है। ठीक है, इस पे जो आपका जो मीन होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि आप हाइट का भी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो भी वो नॉर्मल है, यदि आप वेट का डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो भी वो नॉर्मल है, पॉपुलेशन डेंसिटी का रेशियो लोगे तो भी वो नॉर्मल है। तो नॉर्मलिटी नेचर के अंदर हर जगह पाई ही जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट का वो होता है e⁻⁻ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। उसके बाद जहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के अंदर बाइनरी चॉइसेस होती हैं ना, 0 या 1 में, वहाँ पे आपकी एक ये डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है जिसे आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रोबेबिलिटी होती है सिचुएशन 1 की और एक प्रोबेबिलिटी होती है सिचुएशन 2 की। जैसे कि एक कॉइन फ्लिप करो तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो इन दो तरह की बाइनरी चॉइसेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम हमेशा 1 आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे भी आपको इवेंट्स काउंट करने होते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जहाँ भी आपको इवेंट्स को काउंट करना रहता है वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है वो होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यदि एक इवेंट है
के, तो उसकी जो आपकी फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा टू द पावर के ई टू द पावर लैम्डा अपॉन के। ठीक है, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगला जो हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ का पूरा डेटा एक यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करता है, उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और इसका एंडिंग पॉइंट है बी, तो किसी भी पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/b-1, उसकी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इनके अंदर एक थ्योरम आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स अप्रोचेस नॉर्मल एज सैंपल साइज ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाई सो मेनी एमएल एल्गोरिथम्स अज्यूम नॉर्मेलिटी एवरेजेस ऑफ लार्ज सैंपल टेंड टू बी नॉर्मल। देखो ये जो हमारा थ्योरम है ये कहता है कि आपके डेटा के अंदर जो ओरिजिनल पैटर्न है वो चाहे किसी भी तरह का हो, है ना, लेकिन उसके जो आप एक बड़े डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का हो, यदि आप उसके छोटे छोटे रैंडम उठाते जाते हो, रैंडम स्पेस उठाते जाते हो, या फिर मान लीजिए 1000 डेटा सेट में आपने अलग अलग 100 तरह के डेटा सेट उठा लिए, उनका जो मीन है और उनके मीन का जो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल्स अपने डेटा सेट के अंदर नॉर्मेलिटी को अज्यूम करके चलते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करोगे, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टैब्स को एक्सप्लेन करोगे, इनके फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करोगे, और उसके बाद ये सेंट्रल लिमिट ऑफ थ्योरम भी लिख के आओगे। ये सारा मिलके बनता है हमारा एक टॉपिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला जो हमारा पास टॉपिक है वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग, अब हमने क्या है अपने डेटा को विजुअलाइज कर लिया, उस डेटा के वेरिएंस को, उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया। इतनी स्टडी करने के बाद हमें अपने डेटा को क्लीन करना होता है, जो कि आपका कहलाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो रॉ डेटा इज ऑलमोस्ट नेवर रेडी फॉर एमएल। इट्स मैसी, इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट एंड पुअरली फॉर्मेटेड। ठीक है, तो जो आपका रॉ डेटा होता है वो कभी भी एमएल एल्गोरिथम के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होता है। वो मैसी होता है, उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है, इनकम्प्लीट होता है, उसकी फॉर्मेटिंग जो होती है वो बहुत ही खराब होती है, मिसिंग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्म्स रॉ डेटा इनटू अ क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दैट एमएल एल्गोरिथम्स कैन वर्क विद इफेक्टिवली। तो जो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम होता है वो आपके रॉ डेटा को एक साफ सुथरे क्लीन डेटा में, स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके मशीन एल्गोरिथम्स के अंदर काम करने के लिए एफिशिएंट होता है। ये लगभग पूरे एमएल प्रोजेक्ट का 70 से 80% काम होता है। तो देखो ये है हमारी डेटा प्री प्रोसेसिंग लाइन। सबसे पहले आपके पास रॉ डेटा है, सबसे पहला जो आप काम करते हो वो काम करते हो हैंडल मिसिंग वैल्यूज। उसके बाद आप डुप्लीकेट्स और आउटलायर्स, देखो आपको याद होगा हमने अभी बॉक्स प्लॉट के अंदर आउटलायर्स को डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो आउटलायर्स को उसके बाद हम रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, उसको आप बाइनरी चॉइसेस में इंकोड करते हो। उसके बाद आप अपने अलग अलग तरह के फीचर्स को स्केल करते हो। देखो मिसिंग वैल्यूज, जैसे कि आपके पास अलग अलग डेटा की रोज दी हुई हैं, कोई वैल्यूज मिसिंग है उसको हैंडल करना है। आपके पास कोई सारा डेटा मान लीजिए 50 से 100 के बीच में चल रहा है, अचानक से एक डेटा ऐसा आता है जो 1000 में चला जाता है, तो जो आपका उस डेटा का एवरेज है वो एवरेज कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एवरेज तो कहीं ना कहीं 50 और 100 के बीच में लाई करना चाहिए, बट उस एक हजार का जो पॉइंट आ रहा है उसके कारण आपका एवरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आउटलायर को हैंडल करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग का जो काम है दोस्तों, देखो एक तरह का डेटा सेट आपके पास क्या है, इस एज का डेटा है, तो एज का डेटा कहाँ कहाँ लाई करेगा, 25 से लेके 60 तक के बीच में लाई करेगा एक एम्प्लॉय डेटाबेस में। वहीं दूसरी तरफ जो आपकी सैलरी है ना, वो आपकी तो हज़ारों में लाइक करती है। वर्क एक्सपीरियंस मेनली मान लीजिए 0 से 20 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, तो हर तरह की जो रेंज होती है हर तरह के डेटा की अलग अलग रहती है, लेकिन इस पर जब आपका मॉडल काम करने के लिए जाता है ना तो वो मॉडल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, सैलरी से हाईली इफेक्टिव हो जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस से कम होगा, जबकि वर्क एक्सपीरियंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपको अपने डेटा सेट को स्केलिंग करना होता है। इतना सारा काम करने के बाद आपका जो डेटा होता है वो क्लीन डेटा हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना और अपनी इनकोड कैटेगरीज का। तो चलो पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। तो आखिर हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करते हैं, तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट
मेथड्स होते हैं। पहला है ड्रॉ रोज और कॉलम। यदि आपका एक कॉलम के अंदर 40% ऑफ डेटा मिसिंग है तो आप उसको उस समय ड्रॉप कर सकते हो, और यदि आपकी जो रोज हैं वो बहुत ही कमली मिसिंग वैल्यूज से इफेक्टेड है तो आप उन तरह की रोज को भी ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है वो है मीन या मीडियन इंप्यूट करने का, जहाँ पे आप अपनी रिप्लेस वैल्यू को उस डेटा रोज के सारे वैल्यूज के मीन के साथ में रिप्लेस कर देते हो या फिर मीडियन के साथ में रिप्लेस कर देते हो। यदि आपका डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो आप उसे मीन के साथ रिप्लेस करते हो, लेकिन वहीं यदि आपका डेटा स्क्यूड है किसी एक तरफ तो आप उसके मीडियन के साथ में रिप्लेस कर देते हो उस मिसिंग वैल्यूज को। ठीक है। अगला तरीका है हमारे पास मोड इम्प्यूटेशन का। यदि आपके पास कुछ कैटेगोरिकल फीचर्स हैं तो आप उनकी सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू के साथ में रिप्लेस कर देते हो। ठीक है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल। तो फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल में क्या होता है, यदि जैसे टाइम सीरीज वो सारे डेटा सेट जो कि किसी न किसी टाइम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो एक टेम्परेचर का डेटा सेट है, आपके पास 12 बजे का टेम्परेचर है और 2 बजे का टेम्परेचर है, लेकिन आपके पास 1 बजे का टेम्परेचर नहीं है, तो आप उसे 12 बजे के टेम्परेचर के साथ या 2 बजे के टेम्परेचर के साथ में आप उसको रिप्लेस कर देते हो, जिस तरह से आपको 1 बजे का डेटा सेट भी मिल जाता है। इससे आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद आता है के एन एन इम्प्यूटेशन। तो देखो, मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम होती है के नियरेस्ट नेबर। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, तो उस डेटा सेट में आप के नियरेस्ट नेबर को फाउंड करके उसकी वैल्यू के साथ भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद होता है एंड इंडिकेटर वैल्यू। देखो, आप उसे बाइनरी कॉलम में चेंज कर देते हो, जहाँ पे आपके पास यदि आपकी उसकी डेटा सेट की इंफॉर्मेशन है ना, यदि वो मिसिंग नहीं है तो आप उसको उसके ओरिजिनल उसके अंदर रखते हो। यदि आपका जो डेटा सेट है वो मिसिंग है तो आप उसको फीचर वाइज मिसिंग के साथ में रिप्लेस कर देते हो, जिससे आपका डेटा जो है वो मिसिंग वैल्यूज को सही तरीके से हैंडल कर लेता है। तो ये वो 6 तरीके हैं जो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यूज में आते हैं। अब देखो, अगला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट काम था वो था हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज को इनकोड करने का। तो देखो, पहली होती है लेबल इनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग में क्या होता है, आप अपनी अलग अलग कैटेगरीज को, मान लीजिए हम एक कलर का एग्जांपल लेके चलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू का। तो मान लीजिए आपने रेड को वैल्यू कर दी असाइन 0, ग्रीन को 1, ब्लू को 2। इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज को हैंडल करते हो। दूसरा है आपके पास वन हॉट इनकोडिंग, क्रिएट बाइनरी कॉलम पर कैटेगरी। तो आप एक बाइनरी कॉलम बनाते हो जिसके अंदर आप रेड है तो उसे 100 असाइन कर दिया, ग्रीन को 010 असाइन कर दिया और ब्लू को 001 असाइन कर दिया। इस तरह के साथ एक बाइनरी कॉलम बना के भी आप उसको हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात होती है टारगेट इनकोडिंग की। तो टारगेट इनकोडिंग में क्या होता है, वो एक परफेक्ट कैटेगरी किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है उसके मीन के साथ में आप उसको रिप्लेस कर देते हो। और अगली इनकोडिंग होती है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में क्या होता है कि वो जैसे एक रेड है तो रेड उस पूरे डेटा सेट में मान लीजिए 40 बार में आया है, तो आप उस रेड की जगह हर बार उसको 40 कर दोगे। ब्लू यदि 20 बार आया तो ब्लू की जगह जितने भी जगह ब्लू लिखा हुआ है उसको आप 20 कर देते हो। इस तरह से आप उसको रिप्लेस कर देते हो। इसे हम फ्रिक्वेंसी इनकोडिंग करते हैं। अब बात यह है कि इन मिसिंग वैल्यूज तो समझ में आता है कि क्यों ज़रूरी है, कैटेगरिकल वेरिएबल्स को इंकोड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में वर्क कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह की कैटेगरीज को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें हमें या तो बाइनरी में या फिर उन्हें हमें कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो चलो, हमने डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ लिया, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ ली। अब आता है डेटा ऑगमेंटेशन। तो आखिर ये डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है? तो डेटा ऑगमेंटेशन artificially increases the size of training set by creating modified copies of existing data. This reduces overfitting and helps when labeled data is scarce or expensive, particularly powerful in computer vision and NLP. देखो, डेटा ऑगमेंटेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि आप अपने डेटा सेट के साइज को आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हो। आर्टिफिशियली किस तरह से इंक्रीज करते हो, जो आपके पास प्री एग्जिस्टेड डेटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज अलग अलग मेथड के थ्रू जनरेट करके आप अपने डेटा सेट में मर्ज करते हो, जिससे आपके डेटा सेट की जो साइज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? देखो, लेबल डेटा इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए आप अपने जो आप थोड़ा सा डेटा सेट उठाते हो उसका साइज को आप इंक्रीज करते हो, अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, जिससे आपका डेटा परफेक्टली काम कर पाता है। दूसरी बात है ओवरफिटिंग की। देखो, कई बार आपके पास डेटा सेट, यदि आपके पास एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में वर्क कर रहे हो तो आपके पास 99% डेटा है वो है नॉट फ्रॉड का, और केवल 1% आपका डेटा जो है वो है फ्रॉड का। अब आपका मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा आपका डेटा सेट बायस है ना, तो इसलिए आपका मॉडल सही तरह से ट्रेन नहीं हो पाता है। उसके बाद वो क्या, वो सारे तरह के ईमेल को या सारे तरह के मैसेज को वो नॉट फ्रॉड में ही
कंसिडर करने लग जाएगा, फ्रॉड का देगा ही नहीं। अब होता क्या है, टेस्टिंग के टाइम पे यदि आप उसने आपको ने अपने 100 डेटा दे भी दिया, ठीक है, जिसमें से केवल एक फ्रॉड है और 99% जो है वो फ्रॉड नहीं है, तो उसने तो बता दिया 99% को नॉट फ्रॉड, तो एक्यूरेसी तो आपकी 99% आ गई मॉडल की, लेकिन आपका मॉडल गलत है, वो कभी फ्रॉड मॉडल को मतलब फ्रॉड मैसेज को कभी वो आइडेंटिफाई करेगा ही नहीं। तो इस तरह की बायसनेस को एलिमिनेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा ऑगमेंटेशन का यूज़ करते हैं। जिससे यदि आपके पास 90 जो है वो नॉट फ्रॉड का है, 10 जो है वो फ्रॉड का है, तो उस 10 फ्रॉड की भी अलग अलग कॉपीज बना के आप उसे प्रॉपर 90-90 कर दोगे, जिससे आपका डेटा सेट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो जाता है। तो अब आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, मतलब कैसा करते किस तरह से हैं, तो देखो दो तरह के ऑगमेंटेशन हो सकते हैं। यदि फाइल्स हैं तो फाइल्स के अंदर आप टेक्स्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हो, और इमेजेस हैं तो आप इमेज ऑगमेंटेशन कर सकते हो डीप लर्निंग के अंदर। तो यदि आप उसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल मिरर बना दो आप प्री एग्जिस्टेड इमेजेस का, ठीक है, उसको रोटेट कर दो, क्रॉप या रिसाइज कर दो, उसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट में चेंज करके उसकी एक कॉपी क्रिएट कर दो, ठीक है, इसमें आप उस इमेजेस में आप रैंडम नॉइस ऐड करके उसकी एक कॉपी बना दो, मिक्सअप कर दो दो अलग अलग इमेजेस को, या फिर आप उसके कटआउट्स निकाल दो, है ना। तो इस तरह से आप इमेजेस की कॉपी बना सकते हो। वहीं टेक्स्ट ऑगमेंटेशन जो होता है उसमें आप उसके सिनोनिम के साथ में रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, रैंडम इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हो, बैक ट्रांसलेशन कर सकते हो, अलग अलग वर्ड्स की स्वैपिंग कर सकते हो, पैराफ्रेसिंग कर सकते हो, और एक स्मूथ टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। स्मूथ का फुल फॉर्म होता है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग फॉर टेब्यूलर डेटा, ठीक है, टेब्यूलर डेटा केस में इम्बैलेंस्ड क्लासेस को हैंडल करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ये है हमारा डेटा ऑगमेंटेशन, और ये है इमेज और टेक्स्ट को ऑगमेंटेशन, इमेज और टेक्स्ट की ऑगमेंटेशन करने की टेक्निक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं स्केलिंग के बारे में। तो स्केलिंग क्या होती है और क्यों जरूरी होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फीचर स्केलिंग इंश्योर ऑल फीचर्स ऑन अ कंपेरेबल स्केल। तो ये सारे के सारे फीचर्स को, सारे के सारे कॉलम्स को एक ही स्केल के अंदर कन्वर्ट करने की टेक्निक कहलाती है, जिसे हम फीचर स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। विदाउट स्केलिंग फीचर्स विद लार्ज वैल्यूज डोमिनेट ओवर स्मॉल वैल्यूड फीचर्स। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैथमेटिकल नंबर्स पे हमारे मशीन लर्निंग काम करती है। तो जिस फीचर्स में ज़्यादा लार्ज वैल्यू है, जैसे सैलरी है, हज़ारों में है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एज और वर्क एक्सपीरियंस जो कि छोटी वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर डोमिनेट कर जाता है, जो कि हमारे मॉडल को पुअर परफॉर्मेंस की तरफ में लीड करता है। जो बहुत सारी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स ऐसी होती हैं, जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेट्स या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि मतलब स्केलिंग के थ्रू वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। यदि उनके अंदर हम परफेक्ट स्केलिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत अच्छा मॉडल भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब स्केलिंग करने के हमारे पास 3 मेन तरीके होते हैं। पहला है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर किस तरह से काम होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक डेटा पॉइंट है एक्स, तो उस डेटा पॉइंट को आप कन्वर्ट करते हो अपने उस डेटा सेट की रो का आप मिनिमम वैल्यू निकालते हो और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो। उसके बाद एक्स को आप कन्वर्ट करते हो एक्स माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स माइनस मिनिमम में। अब देखो, जो मैक्स और मिनिमम के वैल्यू है ना, मैक्स और मिनिमम के वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एक्स और मिनिमम के डिफरेंस से हमेशा या तो बराबर होगा या तो कम होगा। इससे आपका जो डेटा पूरा का पूरा डेटा सेट की रो है वो 0 और 1 के स्केल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब एक्स की जगह पे आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो उस स्थिति में वो मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम कट होके 1 आ जाएगा। जहाँ पे आप मिनिमम रखोगे एक्स की जगह तो मिनिमम माइनस मिनिमम तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में स्केल हो जाती हैं इस फॉर्मूला से। इसे हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अगला है हमारे पास जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं दोस्तों, कि उसका जो मीन होता है आफ्टर कन्वर्जेशन उसका मीन 0 हो जाता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 1 हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन पुराने डेटा सेट की रोज के हिसाब से, ठीक है। नए डेटा सेट में ये कन्वर्ट होकर 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और स्केलिंग आती है जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, इसे हम रोबस्ट स्केलिंग बोलते हैं। देखो ये काम करती है हमारे बॉक्स प्लॉट में और इंटरक्वार्टाइल रेंज में, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1, यानी कि 75% डेटा सेट और 25% डेटा सेट के बीच के डिफरेंस में हमारी ये रेंज आती है, और एक्स माइनस मीडियम अपॉन इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसके थ्रू हम अपने डेटा पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
और अब पढ़ते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में। तो एन एमएल मॉडल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट मैप्स इनपुट फीचर्स टू एन आउटपुट। तो देखो कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे एमएल मॉडल्स हैं वो एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, जो आपके इनपुट फीचर्स को आउटपुट के साथ मैच करते हैं या फिर मैप करते हैं, ठीक है, फंक्शन की तरह काम करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स मेक डिफरेंट अजम्पशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। अलग अलग मॉडल अलग अलग डेटा, मतलब डेटा के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अजम्पशंस कैरी करके चलते हैं, ठीक है। आपको अपने टास्क, है ना, अपने डेटा सेट के हिसाब से एक परफेक्ट मॉडल और एक परफेक्ट एल्गोरिदम चूज करके चलनी होती है। तो ये हैं दोस्तों कुछ मॉडल्स के बारे में एक चार्ट, ठीक है। तो हमारे पास किस किस तरह के मॉडल्स होते हैं? लीनियर मॉडल होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे मॉडल आते हैं, ठीक है। ये मॉडल की फैमिली है और ये उसके अंदर के मॉडल्स हैं। तो लीनियर मॉडल्स में क्या क्या आता है? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये किस किस तरह के डेटा सेट के लिए सुटेबल होते हैं? तो जो डेटा सेट स्मॉल है, सिंपल है और आसानी से इंटरप्रेटेबल है, उनके लिए सुटेबल होते हैं। उसके बाद कुछ ट्री बेस्ड मॉडल होते हैं, जैसे डिसीजन ट्रीज हैं, रैंडम फॉरेस्ट है, एचजीबी बूस्ट है। ये टेब्यूलर डेटा और मिक्स फीचर्स वाले डेटा के लिए सुटेबल होते हैं। उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होते हैं, जैसे कि गॉसियन प्रोसेस और नेव बायस मॉडल, ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। अनसर्टेनिटी जो डेटा सेट्स में होती है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। स्पैम फिल्टरिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इंस्टेंस बेस्ड हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे मेन मॉडल आता है वो है के नियरेस्ट नेबर, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। स्मॉल तरह के डेटाबेस और रिकमेंडेशन इंजन के अंदर ये वर्क करता है, जैसे कि आपका यूट्यूब का रिकमेंडेशन इंजन है, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये एल्गोरिदम अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास, जैसे में कि हम अपने ब्रेन के अंदर का जो न्यूरॉन का सिस्टम है उसकी कॉपी करके हम एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसके अंदर आपका एमएलपीज होती है, सीएनएन यानी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, रेफरेंस न्यूरल नेटवर्क्स आरएनएन होते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आपका क्या, देखो जो जो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो वो भी एक तरह का जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स है, जो ट्रांसफॉर्मर्स का ही अगला एवोल्यूटेड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो न्यूरल नेटवर्क्स का मैकेनिज्म होता है। उसके बाद कुछ एंसेंबल फैमिलीज होती हैं मॉडल्स की, जिसके अंदर बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग आती है, ठीक है। ये कंप्यूटर प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए में वर्क आते हैं। तो ये था हमारा एक नॉर्मल सा सिंपल सा चार्ट हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल के अलग अलग टाइप्स के बारे में। अब देखो अब हमारे पास केवल दो चीज़ें बची हुई हैं, एक है सुपरवाइज लर्निंग और एक है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो देखो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है पहले बता चुका हूँ। उस तरह की लर्निंग जिसपे आप एक क्या कहना चाहिए कि लेबल डेटा सेट का यूज़ करते हो, उसको आप सुपरवाइज लर्निंग बोलते हो। यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो एक्स और वाई के उस पर पेयर में काम करता है, जहाँ पे जो आपका एक्स है वो आपका डेटा है और वाई जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लेबल वैल्यू है, ठीक है। जहाँ पे आप वो एक्स और वाई की स्टडी करके आपका मॉडल ये सीखता है कि उसे अगले तरह के, मतलब उसका जो रूल्स क्या क्या हैं, है ना, उसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं जो आपको उसको एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए चाहिए। तो इस तरह के लेबल डेटा सेट के ऊपर स्टडी करके वो अपने रूल और पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो तरह के मेन प्रॉब्लम होती हैं, एक है क्लासिफिकेशन और एक है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों कि क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास दो बाइनरी चॉइसेस होती हैं, कभी कभी ये दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उन क्लासिफिकेशन की उन कैटेगरीज के बीच में इसे क्लासिफाई करना होता है। जैसे कि यदि मैं आपको बहुत सारे ईमेल का डेटा सेट दे दूं और आपको कहूं कि आपको इसमें छांट के लाना है कि कौन से स्पैम है कौन से नॉट स्पैम है, तो आपके पास दो ही चॉइस रह जाती है, या तो स्पैम या तो नॉट स्पैम। उसमें आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो 0 और 1 में काम करता है। स्पैम मतलब 1, नॉट स्पैम मतलब 0, ठीक है। इस तरह से वो उसको क्लासीफाई करता है। तो या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है। ठीक उसी तरह से सच या झूठ है, फ्रॉड या नॉट फ्रॉड है ना, या फिर इमेज है तो किसकी किसकी इमेज है। इस तरह से 2 और मोर कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन का वर्क होता है आपका क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ मॉडल इवोल्यूशन मैट्रिक्स होती हैं, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर और AUC ROC। तो देखो अब आपने समझ लिया ये क्लासिफिकेशन काम करता है बाइनरी चॉइसेस के बारे में, या तो वो 0 प्रेडिक्ट करेगा या तो वो 1 प्रेडिक्ट करेगा, या तो वो नो प्रेडिक्ट करेगा या तो वो यस प्रेडिक्ट करेगा। इसके अंदर आता है कुछ टर्म्स जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला है TP यानी कि ट्रू पॉजिटिव। आपके मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया और वो 1 ही है, ठीक है। FP फॉल्स पॉजिटिव यानी कि आपके मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया बट वो एक्चुअल में 0 है। ट्रू नेगेटिव यानी कि आपके मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट किया बट वो एक्चुअल में 1 है। और फॉल्स नेगेटिव यानी कि आपके उसने 0 ही प्रेडिक्ट किया बट वो एक्चुअल में क्या था, नहीं सॉरी, ट्रू नेगेटिव का मतलब है आपके उसने 0 प्रेडिक्ट किया और वो एक्चुअल में ट्रू था, और फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि आपके मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट किया बट वो एक्चुअल में 1 था, ठीक है।
तो ये होता है हमारा ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो इन पे बेस्ड हमारे कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट, तो एक्यूरेसी कैसे टोटल की जाती है, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव अपॉन में टोटल जो सारे के सारे केस हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिसिशन होता है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद होता है रिकॉल के अंदर ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। F1 स्कोर के अंदर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रिसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल। उसके बाद आता है हमारा AUC ROC, जिसे हम एरिया अंडर ROC कर्व भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के अंदर ये ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, इसे आप अच्छी तरह से समझ लेना और इन फॉर्मूलाज को भी आप अच्छे से स्टडी कर लेना। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरह की हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन की तरह की प्रॉब्लम एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिक आउटपुट जनरेट करती है, जैसे कि टिकट के प्राइसेस, एयरलाइन के टिकट के प्राइसेस, घरों की वैल्यू है ना, प्लॉट की वैल्यू, हाउस की वैल्यू, स्टॉक मार्केट के प्राइस का प्रेडिक्शन। इस सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व होती हैं। तो चलो अब रिग्रेशन को थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये रहा दोस्तों रिग्रेशन के नोट्स। रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क दैट प्रेडिक्ट्स अ कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रिग्रेशन क्या है, एक कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट जनरेट करने वाला मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में काम करता है। इस पे आपके पास इनपुट फीचर्स ये होते हैं, उनके करेक्ट आउटपुट, उनके करेक्ट लेबल दिया होता है वाई, ठीक है, जिसकी स्टडी करके आप पैटर्न को फाइंड आउट करते हो और उसके बाद आप नए डिसीजन मेकिंग करते हो। इसका एग्जांपल हो गया आपका टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना, सेल्स रेवेन्यू को एस्टिमेट करना और हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करना। उसके बाद रिग्रेशन के भी कई तरीके होते हैं। पहला है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन। तो द सिंपलेस्ट रिग्रेशन मॉडल्स अज्यूम अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड आउटपुट। तो देखो लीनियर रिग्रेशन की एक बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है कि ये अजम्पशन लेके चलता है कि आपके डेटा सेट्स के अंदर क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है। द हाइपोथेसिस फंक्शन इज अ वेटेड सम ऑफ इनपुट। तो हाइपोथेसिस फंक्शन क्या होता है, ये बीच में भी टॉपिक आया था जब मैंने स्किप कर दिया था, अब मैं आपको उसे समझा रहा हूँ। हाइपोथेसिस फंक्शन का मतलब वो है कि आपका जो मॉडल है उसका जो एक टोटल सम ऑफ प्रेडिक्शन है उसको आप कहते हो हाइपोथेसिस फंक्शन। तो हाइपोथेसिस फंक्शन आपको कहीं ना कहीं आउटपुट रिप्रेजेंट करके देता है, आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है। तो इसका हाइपोथेसिस फंक्शन क्या है लीनियर रिग्रेशन का, थीटा नॉट प्लस थीटा x1 प्लस थीटा x2 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, थीटा n इंटू एक्स एन तक, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है आपके पैरामीटर्स और x है आपके फीचर वेक्टर। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने लीनियर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, जहाँ पे जो आपका m है वो आपका पैरामीटर जुड़ा हुआ है साथ में, है ना, स्लोप है, जो आपका c है वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे भी हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है। x क्या है, अब आपके डेटा सेट के अंदर जो रोज यूज हो रही हैं, जैसे कि हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करना है तो उसका प्लॉट साइज कितना है, बेडरूम्स कितने हैं, फर्निशिंग कैसी है, इंटीरियर कैसा है, इन सारी चीज़ों की जो इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है, वो हो गया सारे x। उसके बाद आपका मॉडल वो बेस्ट पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है जिनका इस फॉर्मूले पे बैठाने पे आपका करेक्ट आउटपुट आता है, उस तरह के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है। और यहाँ पे जो आपका थीटा नॉट है वो कहलाता है आपका बायस या इंटरसेप्ट, जहाँ पे यदि आपका सारी वैल्यू जीरो भी हो जाए तब भी कुछ ना कुछ आपके पास बचता है, ठीक है। तो ये है ना, तो इस तरह के पैरामीटर को कैलकुलेट करना ही इसका टोटल गोल रहता है। अब देखो मैट्रिसेस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा सेट को ट्रेन करते समय या डेटा सेट के आउटपुट जनरेट करते समय। यहाँ पे जो आपका ये सारे थीटा के मैट्रिसेस है, इसको हम एक थीटा को हम एक मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं और जितने भी इनपुट फीचर्स हैं उनको हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, जैसे थीटा ट्रांसपोज इंटू एक्स। ट्रांसपोज मतलब यदि रो है तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम सारे रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मैट्रिसेस पे अप्लाई करके हमें ये फाइंड आउट होता है जो कि हमारा इसका हाइपोथेसिस फंक्शन है, ठीक है। हमारा जो गोल होता है, ठीक है, वो गोल होता है कि परफेक्ट पैरामीटर्स फाइंड आउट करना, जिन पैरामीटर्स का इस फॉर्मूला पे यूज करके हम अपना करेक्ट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कॉस्ट फंक्शन। तो हाइपोथेसिस फंक्शन हमें आउटपुट बताता था, कॉस्ट फंक्शन हमें यह बताता है कि हमारा आउटपुट कितना करेक्ट है। कॉस्ट फंक्शन को आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला ये कि ये हमें बताता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। दूसरा तरीका ये कि ये बताता है कि आपका मॉडल कितना गलत है, ठीक है, आपका मॉडल कितना कमजोर है। तो देखो अब मैं आपको बात बता दूं, हर मॉडल के अंदर, ठीक है, हर एल्गोरिदम के अंदर आपका एक हाइपोथेसिस फंक्शन होता है
और हर एल्गोरिदम का आपका एक कॉस्ट फंक्शन होता है। हाइपोथेसिस फंक्शन आपका हमेशा हाइपोथेसिस फंक्शन ही कहलाता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है। कॉस्ट फंक्शन के कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, और मान लीजिए जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर है, उसी तरह से किसी और एल्गोरिदम में कोई और आपका कॉस्ट फंक्शन हो सकता है। तो चलो, लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो आपका कॉस्ट फंक्शन होता है वो होता है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1/2m, ठीक है, जहां पे 1/2 हमारे डेटा सेट को बैलेंस करने के लिए यूज में आता है। m का मतलब है आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, कि आपके डेटा सेट टोटल आपके डेटा सेट के कितने पॉइंट्स हैं। दूसरा है आप उसके बाद आता है समेशन ऑफ एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई, जहाँ पे जो आपका एच थीटा एक्स आई है वो आपके किसी भी डेटा सेट की ओरिजिनल आंसर है, और जो वाई आई है वो उसका प्रिडिक्टेड आंसर है, इनके बीच के डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो टोटल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है कि 1/2m इंटू समीशन ऑफ एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे इंडिविजुअली एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई को हम रेसिडुअल भी कहते हैं या फिर अपना एरर भी कहते हैं। स्क्वायर इसलिए किया जाता है दोस्तों कि कई बार जैसे करेक्ट आंसर 40 है ना, तो कई बार क्या हुआ कि 30 आया, कई बार 20 आया, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कट पिट के सब बराबर ना हो जाए, इसके लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि हमारी नेगेटिव वैल्यूज चेंज हो जाए, ठीक है। अब हमारा फाइंड क्या होता है, मॉडल को ट्रेन करते वक्त हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि जो हमारा जे थीटा है, जो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर है, या फिर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, उसको मिनिमाइज करना। और वो हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, ऐसे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करके जिससे हमारा आउटपुट जो है वो एकदम करेक्ट आता है। तो चलो, अब लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, अब आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। देखो, कई बार हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डेटा सेट जो है वो हमेशा लीनियर रिलेशनशिप ही फॉलो करे। कई बार वो कुछ इस तरह के कर्व्स को फॉलो करता है। उस स्थिति में हम एक नए तरह के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जिसको हम पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो पैटर्न्स होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। अब देखो, मैं एम्प्लॉय के डेटा सेट से ही आपको समझा देता हूँ। उसकी एज, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स और उसकी सैलरी। देखो, आपके पास भी सेम स्किल है ना, एक कंपनी में काम करने वाले के पास भी सेम स्किल है, बट आपका वर्क एक्सपीरियंस 0 है, आप फ्रेशर हो, उसका वर्क एक्सपीरियंस 8-10 साल का है, तो वो 8-10 साल वाला जो बंदा है वही ज़्यादा सैलरी गेन करेगा आपकी तुलना में। क्यों? क्योंकि उसका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो अब स्किल्स तो आपकी सेम हो गई, बट वर्क एक्सपीरियंस का आपकी सैलरी को एस्टिमेट करने में ज़्यादा रोल है। तो देखो, जिन फीचर्स की वो कहना चाहिए इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, उसकी पावर्स भी ज़्यादा होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और इसी तरह से उसके पैरामीटर्स भी मतलब अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप को हम पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बोलते हैं, और जब हम इस तरह की रिलेशनशिप पे एक रिग्रेशन मॉडल को फाइंड आउट करते हैं, तब हम उसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में देखो, ये 3 चीज़ें होती हैं। अंडरफिट, यानी कि जो आपका मॉडल है वो कहीं ना कहीं डेटा सेट छोटा होने की वजह से, या परफेक्ट आपके कैलकुलेशन की ना करने की वजह से, है ना, परफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट ना करने की वजह से वो अंडर बायस रह जाता है। देखो, केवल एक डेटा पॉइंट इसके बीच में लाई कर रहा है, बाकी सब बहुत दूर दूर है। वहीं ओवरफिटिंग, देखो, हर एक डेटा पॉइंट को परफेक्टली टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक है, क्योंकि ये बताता है कि ऐसा परफेक्टली पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका मशीन लर्निंग मैथमेटिकल अप्रोच पे काम कर रही है। तो फिर इतना परफेक्ट इसने कैसे काम कर लिया? इसने ट्रेनिंग के टाइम पे सारे डेटा सेट को मेमोराइज कर लिया, सारे डेटा सेट को याद कर लिया, इसीलिए उस ट्रेनिंग डेटा सेट पे इतना परफेक्ट जा रहा है। बट नए तरह का डेटा सेट दोगे ना, तो हमेशा ये लड़खड़ा जाएगा। वहीं इस मॉडल को देखो, देखो, एक परफेक्टली कर्व जा रहा है, एक परफेक्टली ग्राफ जा रहा है, ठीक है। इसने परफेक्टली फाइंड आउट किया कि हाँ, वो कौन सी मेरी बेस्ट फिट लाइन है जो मेरे डेटा पॉइंट्स के एकदम क्लोज है। ऐसा नहीं कि एक से बिल्कुल चिपक गई, दूसरे से बिल्कुल दूर हो गई, सबको बराबर से कैलकुलेट करते हुए जा रही है। इस तरह के मॉडल जो हमारे होते हैं वो गुड फिट और करेक्ट मॉडल होते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि रिग्रेशन आखिर होता क्या है। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ रिग्रेशन एल्गोरिथम की मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में। पहली है हमारे पास MAE या मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1/n मल्टीप्लाइड इनटू समेशन ऑफ y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड। और उसके बाद आता है हमारा MSE, जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का भी कॉस्ट फंक्शन होता है। MSE का पूरा नाम होता है मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1/n मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर या RMSE, जो कि MSE का अंडर रूट होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है दोस्तों आर स्क्वायर का। देखो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस SSR अपॉन SST। SSR का पूरा नाम होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रेसिडुअल्स,
वेरिएंस, और SST का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो SSR क्या होता है और SST क्या होता है मैं ये बताता हूँ। SSR होता है आपका समेशन ऑफ y प्रिडिक्टेड माइनस मीन ऑफ एक्चुअल y का होल स्क्वायर, और SST का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ y एक्चुअल माइनस मीन ऑफ y एक्चुअल का होल स्क्वायर। ये होता है SSR और SST का फॉर्मूला, और आर स्क्वायर इन्हीं पे बेस्ड होता है। आर स्क्वायर का मतलब, आर स्क्वायर यदि 1 है तो इसका मतलब आपका मॉडल जो है वो परफेक्टली फिट है, लेकिन यदि आपका आर स्क्वायर 0 है इसका मतलब वो बहुत ही खराब काम पे कर रहा है। बस 0 से 1 के स्केल में आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, जितने भी हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू होगी उतना % आपका मॉडल की एक्यूरेसी होगी। तो चलो हमने रिग्रेशन की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अनसुपरवाइज लर्निंग आखिर होती क्या है। In unsupervised learning, we have no labels, just raw input data। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो इस डेटा पे बेस्ड होती है, उस डेटा के पास लेबल नहीं होते, केवल एक रॉ इनपुट डेटा होता है। द मॉडल मस्ट फाइंड हिडन स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और ग्रुपिंग्स इन द डेटा ऑन इट्स ओन। इसमें जो आपका मशीन लर्निंग का मॉडल होता है वो उस डेटा के अंदर जो हिडन स्ट्रक्चर है, हिडन जो पैटर्न्स है, उनकी डिस्कवरी वो खुद करता है। किसके जरिए? ग्रुपिंग के जरिए। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक टीचर है वो डायरेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड ना करने के जरिए आपको एक बुक देता है जिसकी स्टडी आप खुद से करके सारे सवालों के जवाब आप खुद से ढूंढ के निकालते हो। तो इसमें के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। पहला होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आती है जिसे हम के मींस क्लस्टरिंग भी कहते हैं। के मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है दोस्तों? K means partitions data into K clusters by iteratively assigning each point to the nearest centroid and updating centroids simple, fast and very widely used। तो K means एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम अपने पूरा डेटा सेट्स को लेते हैं, एक कोई भी रैंडम वेरिएबल लेते हैं K, वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, अपने प्रोजेक्ट और अपने डेटा सेट के साइज के हिसाब से। फिर हम उतने के पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अपने किसको? डेटा सेट्स को। फिर उन डेटा सेट्स में हम एक रैंडम के सेंट्रॉइड्स का सिलेक्शन करते हैं, मतलब अपने पूरे डेटा सेट लिया और उसके अलग अलग पार्ट्स में से हमने ऐसा कोई मतलब के सेंट्रॉइड्स को उठा लिया। फिर उस के सेंट्रॉइड्स को उठा के हम अपने क्लस्टर्स को उसके नियरेस्ट सेंट्रॉइड को असाइन करते हैं। इसका मतलब हमने अपने डेटा सेट को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया और अलग अलग सेंट्रॉइड्स भी ढूंढ निकाले। फिर हर एक डेटा पॉइंट को उसका नियरेस्ट सेंट्रॉइड हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद अब जैसे हमने 10 अलग अलग सेंट्रॉइड्स बनाए और अपने पूरे डेटा सेट को हमने उस 10 सेंट्रॉइड्स के बीच में डिवाइड कर दिया। अब एक सेंट्रॉइड्स के पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन सारे डेटा पॉइंट्स का हम निकालते हैं मीन। यदि वो जो मीन है वो हमारे इस सेंट्रॉइड से डिफरेंट होता है तो हम अपने मीन को नया सेंट्रॉइड बना लेते हैं और उसके बाद वापस से सारा काम दोबारा से करते हैं कि उन जो नए सेंट्रॉइड्स हमारे पास मिलते हैं मीन निकालने के बाद, वापस से हम उन सारे डेटा पॉइंट्स के यूक्लिडियन डिस्टेंस को मेजर करते हैं उस सेंट्रॉइड पॉइंट के साथ और उसको वापस से रीअरेंज करते हैं। वापस से रीअरेंज करने के बाद हम वापस से अलग अलग क्लस्टर्स के डेटा पॉइंट्स का मीन निकालते हैं और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा क्लस्टर्स का मीन और सेंट्रॉइड सेम नहीं हो जाते या फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम नहीं हो जाता। ठीक है, इसे हम कन्वर्जेंस की कंडीशन भी कहते हैं। और इस तरह से हमें जो क्लस्टर्स मिलते हैं वो मतलब परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं और परफेक्टली ग्रुप्ड होते हैं। ठीक उसी तरह से मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक रिकमेंडेशन इंजन है ना, किसी भी एंटरटेनिंग वेबसाइट का। अब उसको नहीं पता कि एक्शन फिल्में कौन सी हैं, रोमांटिक फिल्में कौन सी हैं, तो वो एक बहुत सारा डेटा सेट लेता है ना, यूजर व्यूज का, और उनको इस तरह से ग्रुपिंग करता है। उसके पास लेबल्स नहीं होते। ठीक है, तो वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार और किस तरह के यूजर ने पास्ट में किस किस तरह की मूवीज देखी हैं और उनके बेसिस पे ये जो मूवी है वो किस तरह की होगी, एक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रोमांटिक मूवी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसे वो कैलकुलेट करता है इसी एल्गोरिथम के जरिए। तो चलो अभी हमने क्लस्टरिंग को जाना, अब हम जानते हैं इसके दूसरे पार्ट को जो होती है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जिसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी कहते हैं। देखो दोस्तों, ये बात साफ है कि आपके पास जो बहुत बड़ा डेटा सेट होता है उसके सारे के सारे फीचर्स, उसके सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं होती है। तो डायमेंशनल रिडक्शन में हम अपने पूरे डेटा सेट के अंदर कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को फिल्टर करते हैं जिनके तरफ हम अपने पूरे डेटा सेट को मैप करते हैं या डेटा सेट को प्रोजेक्ट करते हैं और फिर उस उतने ही पार्ट पे हम अपने पूरे मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फीचर्स बाय फाइंडिंग द डायरेक्शंस ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किसी भी डेटा सेट के अंदर मैक्सिमम वेरिएंस की पॉइंट को फाइंड आउट करता है और अपने सारे डेटा सेट को उसी तरफ डायरेक्ट करता है।
ठीक है, एंड प्रोजेक्टिंग डेटा इनटू देम, क्रूशियल फॉर विजुअलाइजिंग हाई डायमेंशनल डेटा एंड रिमूविंग नॉइस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई डायमेंशनल डेटा को विजुअलाइज करने के लिए और उसे क्लीन करने के लिए, उसकी नॉइस को रिमूव करने के लिए। तो पीसीए में आखिर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है कि हमें अपने डेटा सेट को स्केल करना होता है जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पे, यानी कि हमें अपने डेटा सेट को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना होता है कि उसका मीन 0 हो जाए और उसका वेरिएंस 1 हो जाए, जो कि फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद हम निकालते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स को इस तरह से निकाली जाती है कि आप अपने डेटा पॉइंट्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो अपने जो आपने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसको आपने एक्स नाम दिया है अपने डेटा पॉइंट्स का, फिर एक्स ट्रांसपोज और एक्स का मल्टीप्लाई करके उसे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के साथ आप उसको डिवाइड कर देते हो। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/n एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। उसके बाद इस सिग्मा की आप निकालते हो आइगन वैल्यूज, फिर उन आइगन वैल्यूज की यूज करके आप निकालते हो आइगन वेक्टर्स, फिर उन आइगन वेक्टर्स की आप शॉर्टिंग करते हो उनकी कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के डिसेंडिंग फॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद जब आपको जो टॉप के जो आइगन वेक्टर्स आपको मिलते हैं, है ना, तो आप एक रैंडम वेरिएबल इनिशिएट करते हो या फिर रैंडम वेरिएबल डिसाइड करते हो के, ठीक है, वो चाहे 3 हो 2 हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। उतने ही टॉप के आइगन वेक्टर्स जो होते हैं उनको आप निकाल लेते हो, उन्हें आप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हो। उसके बाद, है ना, ये जो आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आए हैं उनकी तरफ आप अपने पूरे डेटा को प्रोजेक्ट करते हो। किस तरह से? तो आप एक नई मैट्रिसेस बनाते हो जिसको आप नाम देते हो z, और z का फॉर्मूला होता है x, जो कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट का मैट्रिसेस फॉर्म है, इनटू w जो मैट्रिक्स है वो आपकी बनी हुई है, आपने जो टॉप के आइगन वेक्टर्स निकाले हैं उनका यूज करके आपने ये मैट्रिसेस बनाई है। इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास एक नया डेटा आता है z, जो कि आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की तरफ में डायरेक्टेड होता है या प्रोजेक्टेड होता है। इस मैट्रिसेस के ऊपर इसको मैट्रिसेस को आप एज अ इनपुट लेके अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, और यही होता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें कवर की, डेटा, इंफॉर्मेशन, हर चीज के एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे डिफरेंसेस, डेटा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो आपके सिलेबस में दी हुई थी, डेटा विजुअलाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग एंड ब्ला 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 ब्ला। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और मैं जल्द लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बिल्ड करते रहो।